हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। वेलकम है आपका अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला पर, जहां आज एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को कवर किया जाएगा। द्विघात समीकरण को कवर करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही हम यूट्यूब पर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों जरा आप ये बात याद करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना है पहले आपने? जी हाँ, सुना है। याद कीजिए, क्लास 9th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पर नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, वहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। क्या था बच्चों वहां पर? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लास 9th का दूसरा चैप्टर हमने जब पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद पढ़ा था हमने। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं बच्चों? याद कीजिए, हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2x² प्लस 3x प्लस 4, इस तरीके से हमने पढ़ा था कि ये द्विघात बहुपद है, यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसके चर यानी कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो, उसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब इसी बहुपद में बच्चों सिर्फ क्या कर दो, बराबर लगा करके 0 लगा दो। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल जनरल फॉर्म या बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म, या आप बोलिए मानक रूप, कुछ भी बोलिए, वो क्या होता? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। किसका बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल 0। क्या है? एक द्विघात समीकरण। क्या बच्चों? ये द्विघात समीकरण। यहाँ पर x² का गुणांक देखिए कितना, 3, x का गुणांक है 4 और ये 5। तो ये a जो है ये 3 है। अब याद रखिएगा कि इसमें कभी भी क्या होगा? a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 हो गया तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। करके देखिए एक बार कि अगर x² की जगह पर 0 रख करके देखते हैं, यहीं पर रख करके देखिए, 3 की जगह पर क्या रख दीजिए? 0। 0 गुना x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल 0। ये 0 गुना x² तो कितना हो गया? 0 प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल 0। अब यहाँ पर x का पावर 2 है ही नहीं, तो क्या हो गया? ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, द्विघात बहुपद का जो एक काम है वो सिर्फ हमारे दैनिक, क्या कहते हैं, किताबों तक नहीं है, इसका काम दैनिक जीवन में भी है। कैसे करते हैं दैनिक जीवन में इसका काम? कैसे है? यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये आपका रूम है ना बच्चों। अब इस रूम का जो क्षेत्रफल है, मान लेते हैं वो 196 मीटर स्क्वायर है। इस रूम का क्षेत्रफल कितना बच्चों? 196 मीटर स्क्वायर। और इसकी जो कह रहा, एक हिंट दे दिया है कि इस रूम की जो लंबाई है ना,
वो चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक है। अगर ये x है तो ये जो होगा वो 2x प्लस 1 है, यानी कि चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक। जब 2 गुना बोले तो 2 से गुना कर दीजिए उसमें, और 1 अधिक कर दीजिए, 1 अधिक करने के लिए बोला 1 अधिक। तो ये इस तरीके से, तो इस तरीके से हम इसका जब हम काम करेंगे, आपको याद होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लंबाई कितना है, 2x प्लस 1, चौड़ाई कितना है, x है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, 196। तो x गुना 2x कितना हो गया, 2x स्क्वायर। x को x के साथ गुना कीजिए तो हो गया x बराबर 196। इस तरीके से ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 196 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। ये मैंने कहा ना कि द्विघात समीकरण का काम जो वो है दैनिक जीवन में भी है, सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है। हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में इस्तेमाल, अपने कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब पहला सवाल है हमारे सामने, कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बना करके बताता हूं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे x माइनस 3 है। कह रहा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, आप जांच कीजिए। तो जांच कीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, याद है आपको फॉर्मूला, वो पढ़ा था जो आपने क्लास 9th में, क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पर लिख देते हैं x प्लस 1 को, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस गुना 1 तो 2x, और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 बराबर 2 को x के साथ गुना कीजिए तो 2x, फिर 2 को 3 के साथ गुना कीजिए तो -6। अब ये राइट साइड में जो 2x माइनस 6, इसको लेफ्ट साइड में लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 2x उधर प्लस में, इधर साइड लाएंगे तो माइनस का 2x, इधर साइड में -6, इधर लाएंगे तो प्लस का 6 इज इक्वल 0। अब ये 2x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0x, x स्क्वायर प्लस 0x, और 1 प्लस 6 कितना हो गया, 7 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ बच्चों द्विघात समीकरण है। ये b 0 है, b के 0 रहने से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये मानक रूप को फॉलो करता है, इसीलिए क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 गुना 3 माइनस x। तो इसको लिख लेते हैं और इसको बनाते हैं कि देखें कैसे बनता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 गुना 3 माइनस x। तो सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 गुना 3 कितना हो गया, माइनस का 6, और -2 गुना माइनस x कितना हो गया, प्लस का 2x। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -6 उधर से इस साइड में आ जाएगा तो प्लस का 6, और 2x उधर माइनस में था, इधर आ जाएगा तो प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर 0। एक्स स्क्वायर -2x और -2x कितना हो गया, -4x प्लस 6 इज इक्वल हो गया 0। ये क्या द्विघात समीकरण है, क्या बच्चों, ये द्विघात समीकरण है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, क्या है, एक्स, सवाल नंबर 3, x माइनस 2 x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1
गुना x प्लस 3। गुना कर दीजिए, x गुना x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और -2 को एक या फिर x को 1 के साथ गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा प्लस का x, -2 को x के साथ गुना कीजिए तो -2x, फिर -2 को 1 के साथ गुना कीजिए तो -2 इज इक्वल x गुना x कीजिए एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3x, -1 गुना x तो -x, फिर -1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो -3। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, सबको एक साथ लेते आइए, ये एक्स स्क्वायर उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस का, और उधर ये 3x प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस का 3x, माइनस x था तो प्लस का x, -3 था तो प्लस का 3 इज इक्वल 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, ये हो गया खत्म। अब बच गया कितना, ये x -2x, और यहाँ पर x प्लस में x प्लस में, तो 1x और 1x 2x, और यहाँ पर 2x माइनस में, ये भी खत्म। बचा कितना, -3x और -2 और ये 3, -2 प्लस का 3 तो कितना हो गया प्लस का 1 बराबर 0। तो -3x प्लस 1 क्या है, ये रेखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। हम इसके बारे में ये बोलेंगे। चलिए बच्चों, इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर में क्या कहा, x -3 गुना 2x प्लस 1 बराबर x गुना x प्लस 5। करते हैं गुना उसी तरीके से, x को 2x के साथ गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर, फिर x को 1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस का x, और -3 को 2x के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 6x, और -3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो -3 बराबर x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, और फिर x को 5 के साथ गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। सभी को एक साथ लेते आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, एक्स स्क्वायर उधर प्लस में था, इधर आएगा -x स्क्वायर, और -5x बराबर कितना हो गया 0। 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर चले जाएगा, कितना बचेगा 1x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए -6x और -5x कितना हो गया -10x, और -10x में प्लस 1x तो कितना हो जाएगा -6x -5x -11x, और यहाँ पर प्लस 1x तो कितना हो जाए बच जाएगा -10x, और ये माइनस का 3 इज इक्वल 0। तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है बच्चों, है, द्विघात समीकरण है। देखिए 5 नंबर में क्या कहा है कि 2x -1 गुना x -3 बराबर x प्लस 5 गुना x -1। गुना कीजिए 2x को x के साथ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को -3 के साथ गुना करेंगे तो -6x, -1 को x के साथ -x, -1 गुना -3 तो प्लस का 3 बराबर x को x के साथ गुना कीजिए x स्क्वायर हो जाएगा, x को -1 के साथ गुना करेंगे तो -x, 5 गुना x करेंगे तो 5x, और 5 को -1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। सभी को एक साइड कर लीजिए, 2x स्क्वायर -6x x प्लस 3 -x स्क्वायर प्लस x -5x प्लस 5 इज इक्वल 0। अब देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस में 1x स्क्वायर माइनस में, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया, बचा x स्क्वायर -6x और माइनस, अच्छा यहाँ पर ये वाला देखिए 1x प्लस में 1x माइनस में, ये वाला कैंसिल हो गया, बच गया -6x और -5x, तो माइनस का 11x और प्लस का 3 और प्लस का 5 तो कितना गया प्लस का 8 इज इक्वल 0। ये भी द्विघात समीकरण है।
ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आगे है 6 नंबर में, क्या कहा? 6 नंबर में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये x माइनस 2, यानी कि आपको याद होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखते थे कि a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। इसी तर्ज पर तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 मतलब 4, 2 गुना 2 4x और प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर उधर से आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 4 इज इक्वल 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर कैंसिल, बच गया 3x और प्लस 4x, तो कितना हो गया 7x और 1 प्लस 1 माइनस 4, तो कितना हो गया माइनस का 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं है, ये तो रेखिक समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए? मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे जो सवाल बचे हैं आप उनको ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि अगर ये समझ में आ गया है तो बाकी सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। अब इसी का 2 नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं। 2 नंबर सवाल में कहा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इनको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले आप एक आयताकार के बारे में जान लीजिए। आयताकार या आयत किसको कहते हैं? एक ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की लंबाई क्या हो, बराबर हो, या आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब जैसे ये क्या है, एक आयताकार कोई भी आकृति है, एक भूखंड मान लिया, यानी जमीन का टुकड़ा है, या आयताकार है। आपका ये जमीन है जिसका जो जमीन आयताकार है, और इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, अंदर की जो जगह है वो 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जैसे कि पहले मैंने समझाया था कि ये चौड़ाई जो है, ये लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। ये है आपकी चौड़ाई यानी कि ब्रीथ, और यह लंबाई यानी कि लेंथ। कह रहे जो लंबाई जो है ना चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक, तो सपोज डेट मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई x है, तब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाए, करा कि 2 गुने से 1 अधिक, तो 2 से पहले तो गुना कर दीजिए 2x, और फिर करा 1 अधिक है तो प्लस 1 जोड़ दीजिए। तो लंबाई चौड़ाई जो है वो कितना x है, और लंबाई कितने है 2x प्लस 1। लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए माना। सबसे पहले तो दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल, उसको लिखिए, जो दिया पहले उसको लिखिए। गिवन आयत का क्षेत्रफल दिया, कितना दिया? 528 मीटर स्क्वायर। माना आयत की चौड़ाई यानी बी जिसको कहते हैं, बराबर कितना x मान लें, तो फिर आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? आयत की लंबाई हो जाएगी तब कितनी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि उसने कहा 2 गुने से 1 अधिक 2x प्लस 1, ये किसके अकॉर्डिंग? प्रश्न अनुसार। अब कर देते हैं, कह रहा द्विघात समीकरण को निरूपित कीजिए। हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितना है? 2x प्लस 1, और गुना चौड़ाई कितना है? x है, बराबर आयत का क्षेत्रफल है 528। x को 2x के साथ गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x बराबर 528। ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस x
-528 इज इक्वल 0। यह द्विघात समीकरण बन गया। चलो बच्चों अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्रमागत किसको कहते हैं। लगातार एक लफ्ज बोलते हैं ना, लगातार बच्चों, उसी को क्रमागत कहते हैं। और दूसरा समझ लेते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक। एक बात आपको याद होगी कि इस तरीके से जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक की जो संख्या है उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और इसी पूर्णांक में जो क्या है प्लस में संख्या ना, 1 2 3 4, इस तरीके से जो प्लस में संख्या है उसी को क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। लगातार जैसे अब कह रहा लगातार धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या, अगर एक धनात्मक पूर्णांक 5 है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बच्चों, 6 होगा। और 6 कब बना, जब हमने 5 में 1 प्लस किया तब 6 बना। अगर एक धनात्मक पूर्णांक हम लोग 11 ले लेते हैं तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा कि 11 में 1 प्लस कर दीजिए, 12 बन जाएगा। इसी को कहते हैं लगातार या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। कह रहा कि उनका गुणनफल 306 है, यानी कि उनको गुना करने पर 306 आता है। तो लिखते हैं माना जो दिया है पहले उसको बच्चों, क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो उसको लिख दीजिए, यहाँ पर गिवन डालिए और लिखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल बराबर कितना, 306। माना पहली धनात्मक पूर्णांक क्या मान लें बच्चों, x मान लेते हैं। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, मैंने क्या कहा, अगर एक 11 है तो उसमें एक प्लस कर दीजिए, हो गया 12। तो उसी तरीके से अगर एक को x मान लिया पहली धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, जी हाँ, क्या कीजिए x में एक प्लस कर दीजिए, हो गया दूसरी धनात्मक पूर्णांक। अब काम कर लेते हैं। कह रहा कि उनका गुणनफल 306 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि x गुना x प्लस 1 बराबर 306। x को x के साथ गुना कीजिए, x स्क्वायर हो गया। x को फिर 1 के साथ गुना कीजिए तो प्लस x बराबर 306। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस x। 306 को इस साइड में लाइए, माइनस का 306 बराबर 0। ये हो गया आपका दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लिख लेते हैं माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु कर लेते हैं सबसे पहले। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लें बच्चों, x मान लेते हैं। जब रोहन की वर्तमान आयु x है, कह रहा है कि इसकी माँ की जो आयु है रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तब माँ की आयु कितनी हो जाएगी, जरा बताओ आप लोग। माँ की आयु हो जाएगी कितनी, x प्लस 26। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात जब बात करेगा तो 3 वर्ष पश्चात का मतलब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, यानी आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। अभी अगर x है तो उसकी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर अभी x प्लस 26 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 और प्लस 3 कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 29 साल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनके आयु का गुणनफल 3 साल बाद 360 हो जाता है। तो 3 साल बाद अभी जो रोहन की आयु 3 साल बाद हो जाएगी x+3 और उसकी माँ की आयु हो जाएगी x+29। कह रहा कि इनका गुणनफल 360। x को x के साथ गुना कीजिए तो हो जाएगा x²। फिर x को 29 के साथ गुना कीजिए तो 29x। फिर 3 को x के साथ गुना कीजिए तो 3x। फिर 3 को 29 के साथ गुना कीजिए तो 87 बराबर 360। तो x² 29x और 3x कितना हो गया 32x और प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। x² प्लस 32x 360 में से 87 गया तो माइनस 273 इज इक्वल 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। बच्चों अब अगला सवाल है। करा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। तो चलिए चाल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो कर लेते हैं माना रेल गाड़ी की चाल। क्या मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं बच्चों। अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। जरा बताइए कितना समय लगेगा। आपको याद है कि समय बराबर होता है, क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है बच्चों दूरी बटे चाल। कह रहा कि तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना, समय बराबर हो गया दूरी, तो दूरी कितना 480 और चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा और 480 किलोमीटर, ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, बच गया 480 बटे x घंटा। अब कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम चलती तो इसको सेकंड कंडीशन करके काम करते हैं। सेकंड कंडीशन में बात कही गई कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम चलती तो क्या होता। तो माना रेलगाड़ी की स्पीड यानी कि चाल बराबर तब हो जाती बच्चों कितना कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करती तो 3 घंटा अधिक समय लेती। अगर इस स्पीड से चलती तो 3 घंटा अधिक समय लेती। ये भी क्वेश्चन में कहा गया अधिक समय लगेगा। जब अधिक समय लगेगा तो आप बताइए उसी 480 की दूरी को तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा। इसलिए कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में तब समय लग जाएगा बच्चों, दूरी तय करने में लगा समय अगर स्पीड कम हो जाए 8 किलोमीटर तब तो हो जाएगा कि पहले कितना था 480 बटे x प्लस, पहले इतना समय लग रहा था। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो फिर तो क्या होगा 3 घंटा अधिक लगेगा। तो पहले अपना समय कितना 480 बटे x घंटा, 3 घंटा अधिक लगेगा तो क्या हो जाएगा 480 बटे x प्लस 3, कितना समय लग जाएगा। स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, यानी कि चाल गुना टाइम बराबर होता है दूरी। चाल गुना समय बराबर होता है दूरी।
तो चाल कितना कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना लग रहा था जब x माइनस 8 था, तब समय लग रहा था 480 बटे x प्लस 3, और दूरी कितना है तो 480। x को गुना कीजिए 480 बटे x से, तो x x कट जाएगा, बचेगा 480। फिर x को 3 के साथ गुना कीजिए, हो जाएगा 3x। फिर माइनस 8 को गुना कीजिए 480 के साथ, 480 x के साथ, तो कितना हो जाएगा 3840 बटे x। फिर माइनस 8 गुना 3 कीजिए तो माइनस का 24 बराबर कितना हो गया 480। एक साइड में कर लेते हैं इन सभी को, तो कितना हो गया 480 प्लस 3x माइनस 3840 बटे x माइनस 24 बराबर माइनस का 480 बराबर 0। ये माइनस 480 और प्लस 480 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 3x माइनस 3840 बटे x बराबर माइनस 24 को उधर भेज देते हैं तो प्लस का 24 हो जाएगा। x को इसके साथ गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3840, एक मिनट बच्चों, वो एक दो लाइन आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर वहीं पर जगह जाएगी। ये 3x और माइनस 3840 बटे x माइनस 24 इज इक्वल 0। x को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x गुना 3x, तो 3x स्क्वायर माइनस 3840, और ये x इसके साथ गुना हो जाएगा तो माइनस 24x बराबर 0। देखिए 3 सब में कॉमन है, 3 कॉमन लेकर के उधर फेंक देंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1280 माइनस 8x बराबर 0। यह हो गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल 0। यह हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पसंद लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट ऑफ